अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस मैनेजमेंट, और बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का चैप्टर एक बहुत ही अहम चैप्टर है। आज का सवाल काफ़ी सारे एयर्स में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज शो द ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल प्रोसेस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन किस पॉइंट को कहते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ब्रेक इवन इस पॉइंट को कहते हैं जहां पर देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर ना ही प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही लॉस हो रहा हो, ऐसे पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एनालिसिस इज बेसिकली कंसर्न विद द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। ब्रेक इवन एनालिसिस किससे कंसर्न करता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप्स। ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है मैं नोट्स के अंदर, उसके अंदर ये सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इट मैग्निफाइज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, price level of output and sales mix to the profitability of the organization। तो इसमें क्या होता है, हम एक रिलेशनशिप देखते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान, प्राइस लेवल्स के दरमियान, सेल्स के दरमियान, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ही होती हैं जो जाकर आपके जो है ना फिक्स या प्रॉफिट को या लॉस को हिट करती हैं। डेफिनेटली हर बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो प्रॉफिट कमा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी नहीं होता कि हर बिजनेस प्रॉफिट कमाए, कुछ लॉस भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस इज मेड मैथमेटिकली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला टू ट्रेस द ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन, margin of safety, and profit volume ratio, or graphically by break-even chart concerning the profitability of the organization। ठीक है जी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो होते हैं वो मैथमेटिकली हमें देखने होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं जिसके ज़रिए हम ब्रेक इवन पॉइंट को ट्रेस करते हैं, और वो ब्रेक इवन पॉइंट हमारी हेल्प करता है कि मिनिमम सेल पॉइंट जो है हमारा, जो हमारे लिए लाजमी होता है, वो उसको हम एनालाइज कर सकें। जब हमें अपने बिजनेस के मिनिमम सेल पॉइंट का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर हमारी हद दर्जे की कोशिश होती है सबसे पहले हम अपना वो मिनिमम सेल पॉइंट जो है वो अचीव करें। कंट्रोलिंग पढ़ें बिल्कुल। फिजिकल क्लास ऑफिशियल होंगी, देखें जी, कोचिंग बंद होगा और अंदर आपको बुला लिया जाएगा। हफ्ते में एक दिन अलाउ है, तो पूरा कोचिंग नहीं खुला हुआ होगा, तकरीबन कोचिंग में सिर्फ आप ही लोग घूम रहे होंगे, रश नहीं होगा कोचिंग के अंदर। मखसूस बच्चों को स्पेशली हफ्ते में एक दिन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस भी करना चाहता हूँ। तो सैटरडे को मैं आप सबको बुला रहा हूँ कोचिंग। तो उसमें ये होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा भी मैनेजमेंट में क्या क्या रहता है। सर नेक्स्ट सैटरडे। कमिंग सैटरडे, आज सैटरडे, अगले अगले हफ्ते में। तो क्योंकि संडे मैं नहीं बुला सकता लॉ में, क्योंकि लॉ में रश ज़्यादा होता है और रश को अवॉइड करना ही बेहतर है। मैं बुलाऊंगा ए को भी और बी को भी अलग अलग बुलाऊंगा, ताकि लो रश कम हो, हमारे पास बच्चे कम हो कोचिंग के अंदर। जी बोलिए।
सर तो फिर आपकी क्लास लेने हम आएंगे, क्योंकि बाकी भी 2 होती हैं, वो भी फिजिकली हाँ, होनी कम से चाहिए। कम खुर्रम भाई से मेरा इरादा है बात करने का, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि भाई वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं अभी क्लासेस से ज़रा फ्री होकर मैं सेंटर में बात करूंगा और देन आई विल लेट यू नो, ओके। अच्छा जी, द ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली कंसर्न विद द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें क्या बताया गया? अब ब्रेक इवन पॉइंट इसमें बताया गया, ब्रेक इवन पॉइंट किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट को अगर आप डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसमें फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कैसे निकलता है, ये भी आपको फॉर्मूले के जरिए बताया गया इसके अंदर, कि सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, margin of safety, total cost, total sale proceeds minus sales at break even point, और total contribution minus fixed cost। ठीक है जी। ग्राफिकली इसके को ये एक फॉर्मूला है, इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राबिया अंसारी, आपने जो सवाल किया कि लास्ट क्लास कौन सी थी, आप कराची एजुकेशन फोरम जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाएंगी तो उस पर आपको मिल जाएगा लास्ट लेक्चर, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, देखें जी ये डायग्राम, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है जी। वाई एक्सिस पर हमने लिया है कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन 1000 रुपीज, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन टू बेड रेट्स, ठीक है जी। अब 10 पर देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके आगे लिखा हुआ है, मैं लाइट ले लूं ताकि आपको हाईलाइट कर सकूं। लाइट, वेयर इज लाइट, स्पॉटलाइट, ये आ गई। अच्छा, अब देखें ये 10 देख रहे हैं ना आप, 10 इस पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो क्या शो कर रही है? फिक्स कॉस्ट को शो कर रही है, ठीक है जी। यानी अब बिजनेस चले या ना चले, प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है जी, ये खर्चा तो होना ही होना है, ठीक है जी। अच्छा भाई, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन टू बिड रेट्स, यानी कि जो सेल पर आपकी जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पैसे कैश हो रहे हैं, वो इसका ही मतलब। अच्छा देखिए, अब भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी चले या नहीं चले, ये पैसे आपके खर्च होने ही होने, और ये फिक्स कॉस्ट तो आपको हर हाल में बर्दाश्त करनी है, जो कि 10 है, ठीक है जी। अब ये जो लाइन है सेल की, देखें ये वाली जो लाइन है 45 डिग्री पर ये लाइन बनती है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा सकूँ, 1 मिनट, स्क्रीन पे नहीं आएगी ना पूरी। अच्छा, अब ये 45 डिग्री पर सेल्स की लाइन बनती है। अच्छा, ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर ये जो है ना, ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। क्यों? इसमें फिक्स भी शामिल हो गए, क्योंकि फिक्स से तो ये स्टार्ट ही फिक्स हुई है, देखें आप 10 से, और ये पूरी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, क्योंकि ये फिक्स से ऊपर है तो इसलिए इसको टोटल कॉस्ट का नाम दिया गया है। ये टोटल कॉस्ट का नाम इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये फिक्स्ड से ऊपर से बन रही है, आप देखें यहाँ से, ठीक है जी। सर ये किसी मेजरमेंट के जरिए बन रही है, बस ऐसे ही बनाना? बेटा ये एम ही बनती है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो ये मेजरमेंट नहीं होती, ये ग्राफ है, ठीक है ना, एक डायग्राम, सॉरी डायग्राम है, इसके अंदर मेजरमेंट कोई नहीं होती, लेकिन इसमें लाइनों के ऊपर नीचे ये डायग्राम बिल्कुल बनानी है आपको लाजमी। और मैं आपको बता रहा हूँ, वही देखें, आप बहुत तवज्जो सुनिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। देखें इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन इसको हमने फिक्स कर अज्यूम कर लिया कि ये 10 जो है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो फिक्स कॉस्ट है। अब ये देखें, ये जो सेल की लाइन जीरो से लेकर इस लाइन तक है, तो ये पूरी लॉस के अंदर है, ये पूरी लॉस के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं हुई। अब इस पॉइंट पर अगर हम आ गए तो फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी तो होती है। अब ये कॉस्ट की लाइन, टोटल कॉस्ट की तो ये लाइन ये जा रही है। जब इस पॉइंट पर हम आ गए तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। ये पॉइंट है
ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये हुआ कि हमारी टोटल कॉस्ट जो हमारी लग गई, जो हमारी जेब से पैसे लग गए वो, और जो हमें पैसे मिले सेल की सूरत में, दोनों पैसे आकर क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में। तो दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या कहलाता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। लेकिन अगर सेल इससे ऊपर बढ़ रही है, ठीक है जी, सेल अगर इससे ऊपर बढ़ती है तो फिर क्या देखें, अब कॉस्ट की लाइन जा रही है नीचे, लेकिन इसके मतलब सेल की लाइन जा रही है ऊपर। अब कॉस्ट नीचे हो गई और सेल की लाइन ऊपर हो गई, ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज द प्रॉफिट। दिस डिफरेंस इज व्हाट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है जी। तो this a simple break even chart showing a single product for the organization. The chart shows the level of cost and revenue for each level of sales, indicates that at 2050 units, 2500 units, ये इसका टी का है, ये दा का है, ये टी में से ये लगा दिया। इसमें क्या बताया गया कि भाई 2500 units पर the organization would break even showing neither, ये है जी ये पॉइंट, यहाँ से आ रहा है 20 और यहाँ से आ रहा है इन दोनों के दरमियान में, है ना, दिस द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा 2050 यूनिट्स पे प्रॉफिट आ रहा है, तो ब्रेक इवन से जब ऊपर सेल जाती है तो आपका प्रॉफिट होना शुरू होता है, ब्रेक इवन से नीचे लॉस हो रहा होता है। ठीक है जी। और अगर 10 से नीचे हो तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर होगी। अब ये इसकी पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है, पूरी कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, इतनी सी तो है। ब्रेक इवन एनालिसिस 10 नंबर का सवाल आएगा। अब इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे यही ब्रेक इवन एनालिसिस, ये पूरा आप लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर डायग्राम की हेडिंग डालेंगे। ठीक है जी। सर 10 नंबर के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं 10 नंबर के लिए तो मुझे कम लग रहा है यार। ये देखे ना, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये लिखेंगे, फिर डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम तो 2 मिनट में आप डायग्राम बना लेंगे और फिर ये आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। सर पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स की याद आ गई। हाँ वाकई में ये उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें बस कंट्रोलिंग के अंदर बस एक ही डायग्राम है ना। सर ये बीट रेट्स क्या होता है? बेटा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम डॉन ब्रेड, मिसाल के तौर पर। अल्लाह, ठीक है ना एक्सप्लेनेशन। चलो एक्सप्लेनेशन में क्या कर सकते हैं, ये वाला मैं पैरा माइनस कर देता हूँ, आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर देता हूँ। आप सही और बोले, खुश रहे करें बस, ठीक है। अच्छा जी। अब अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट बिटवीन सर अगर प्लान, अपनी वर्डिंग में ये एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो सही है। हाँ हाँ, अरे अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपनी वर्डिंग में करेंगे तो वो अपने हिसाब से आप लिखेंगे और उसको याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। इवन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अपने ही अल्फाजों में बयान करें, ठीक है। Now differentiate between planning and controlling functions of management. This statement is based upon the close relationship of planning and controlling. As we know, planning and controlling both are two distinct but important managerial activities of functions. अब देखें इसमें क्या बताया गया कि डिफरेंशिएट बताएं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर। अब ये जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है जी, प्लानिंग स्टार्ट्स कब होती है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। भाई जब भी मैनेजरियल एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, जब एक मैनेजर की अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो मैनेजर को काम करना होता है दैट इज प्लानिंग। और वो डे फर्स्ट से प्लानिंग को शुरू करता है और डे लास्ट भी उसकी प्लानिंग
जारी रहती है। वाई? बिकॉज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, कभी भी ये एंड नहीं होती। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन अगर करें, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब डायग्राम नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से ये सही है। सर ये क्वेश्चन पुराने वाले नोट्स में प्लानिंग के चैप्टर में है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है प्लानिंग में भी ये सवाल हो सकता है। और लेकिन देखें, बेहतर यही कि ये सवाल कंट्रोलिंग में हो, क्योंकि जब तक आप दोनों नहीं पढ़ेंगे, अब तो आपने कंट्रोलिंग भी पढ़ लिया और प्लानिंग भी पढ़ लिया, अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर ये प्लानिंग के अंदर है तो कंट्रोलिंग तो उस वक्त बहुत दूर होता है, तो फिर कैसे मतलब कोई आपको ये सवाल पूछ सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है वैसे, अगर है पुराने वाले नोट्स में भी। खैर आगे सुने। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बट डिफरेंस जो है, इसकी बात किसकी बुनियाद पर हम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। एज यू नो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर टू डिस्टिंक्ट बट सर ये इंपॉर्टेंट। हमारे नोट्स में नहीं है सर। देखो ये ये प्लानिंग वाले चैप्टर प्लानिंग के चैप्टर में होगा मेरे लाल, प्लानिंग के चैप्टर में देखो। अगर दोनों ही चैप्टर में नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। पेज नंबर सर पेज 24 नंबर 30 नोट्स में। पेज नंबर 30 देखिए जी, 24 24 देखिए जी, 30 भी 30 भी 30 देखिए जी, 24 देखो, 30 देखो, देखो किसी ना किसी पेज पर जरूर होगा। बस डायरेक्ट बोल दिया सर हमारे नोट्स में नहीं। अरे भाई, आप सारे हर पेजेस, इतने अरसा हो गया नोट्स लिए हुए, इतने पैसे देके नोट्स लिए, फ्री में लिए। अरे भाई पढ़ो इनको, इनको हिफ्स करो। ठीक है जी, ओके। तो एज वी नो दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर टू डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज और द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहला है और एक आखिरी है। याद है ना आपको, मैंने 5 फंक्शन बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग पहला होता है, तो कंट्रोलिंग आखिरी होता है। ठीक है, in a functional sense, planning is the determination of objective. In a functional sense, planning is the determination of objective. Planning क्या होती है जी? Determination of objective होती है, goals, strategies, policies and programs of an organization to give purpose and direction to the activities of such organization over a specified period of time. और उसमें क्या होता है, आप गोल्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है जी, वो क्यों होते हैं कि भाई ताकि आप तमाम एक्टिविटीज को देख सकें। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग इन द अबव एरियाज टू फोरकास्ट द फ्यूचर। और ये सब चीज़ें क्यों आप करते हैं, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक जो हो रही होती हैं, इसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है और फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर भी इन्वॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज ही जो भी आपने फ्यूचर में करना होता है, उसको आपने प्रेजेंट में देखना होता है कि आपने करना क्या है इन द फ्यूचर। आज अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो कल आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आज अगर आप डिसाइड करेंगे तो ही आप जाकर कल को इस काबिल होंगे कि आप कोई अमल अंजाम दे सकें। इन अ फंक्शनल सेंस, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, गोल्स, स्ट्रेटजीज वगैरह वगैरह वगैरह, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग भी हो गया। इट एसेंशियली रिड्यूसेस द एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने से क्या होता है, प्लानिंग से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान होती है, अनसर्टेनिटी जो आपके जहन में होती है कि क्या होगा आने वाले वक्त में, वो खत्म हो जाती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ठीक है जी, और आप प्लानिंग अगर करके रखें तो आप क्राइसिस, जो आपके जिंदगी में क्राइसिस आने वाले होंगे, उसके लिए भी आप पहले से प्री डिटरमाइंड होंगे और आप क्राइसिस को भी ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी, मैनेजमेंट की तरफ से एक ये मैसेज भी था कि फीसेस आप अपनी क्लियर रखिएगा। ठीक है जी, फीसेस आपकी क्लियर होनी चाहिए। वैसे भी आज 19 तारीख हो चुकी है, मेरे ख्याल से दे ही दी होंगे आप लोगों ने। सेक्शन ए वाले तो तंग ही नहीं करते हैं, सेक्शन बी या सी वाले थोड़ा कभी, कुछ बच्चे, सारे नहीं। खैर, तो मैसेज आया तो मैंने मैनेजमेंट का दे दिया मैसेज आपको। अच्छा, कि तो क्राइसिस यानी कि प्लानिंग आप क्या करते हैं कि भाई जिंदगी में जो है ना, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा जिंदगी खुशहाल नहीं रहती, बल्कि इंसान कुछ बुरे हालात से भी गुजरता है। तो बुरे हालात से आप कैसे गुजरेंगे? बुरे हालात से गुजरने का तरीका ये है कि आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखें, और बुरे हालात से निमटने के लिए आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। बुरे हालात से निमटने के लिए आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आपकी तैयारी मुकम्मल होगी तो आप इजीली उन तमाम हालात से गुजर जाएंगे। ठीक है जी,
Thus, control ensures the implementation of plans by its nature. अच्छा, on the other hand, control function is concerned with seeing whether events conform to plans or not. अब देखें, अभी तक जो पहला पैरा था वो इट वाज टोटली अबाउट प्लानिंग, कि प्लानिंग से आपको क्या फायदा होगा, प्लानिंग के फायदे में क्या पता है, सर्टेनिटी होगी, जो चीज़ जैसे चाह रहे हैं आप उसको प्रॉपर मैनेज कर लेंगे आप, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट से ही अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसमें आप प्लानिंग पहले से करते हैं। अच्छा ठीक है, इसी तरह और इसमें क्या बताया गया प्लानिंग के अंदर कि डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, पहले से प्लान करके रखेंगे, काम आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाएंगे, और आप आने वाले क्राइसिस की पहले से तैयारी करेंगे तो वो भी आप बहुत अच्छे से गुजार लेंगे। ठीक है जी, अब बात करें हम कंट्रोल की, तो कंट्रोलिंग का जो सबसे पहला काम ये होता है, कंट्रोलिंग इस चीज पर नजर रखती है कि जो हमने जो प्लान किया था, हमने जो जैसा प्लान किया था वो वैसा ही चल रहा है या नहीं, वेदर हमारे प्लान जो हमने किए थे वो उस पर वैसे ही अमल हो रहा है या नहीं, हमारी वो तमाम चीजें जिनके ऊपर हम अमल करना चाह रहे थे, वेदर दे आर गोइंग एज पर प्लान्स और नॉट, कि वो जा रही हैं एज पर प्लान या नहीं, ये इसका बुनियादी मकसद होता है। ठीक है, अच्छा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग करंट परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, इस वक्त मौजूदा जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी इसमें चेक किया जाता है, करंट परफॉर्मेंस को, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स कंटेन्ड इन द प्लान्स, और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी कंटेन होते हैं, उसको भी देखा जाता है, विद अ व्यू टू इंश्योरिंग एडिक्वेट प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एडिक्वेट प्रोग्रेस हम देखते हैं बंदे की, कि जब किसी को जॉब पर रखा जाता है ना तो उससे कुछ कमिटमेंट्स ली जाती हैं कि भाई आप जो है वो क्या किस तरीके से आप बिजनेस करेंगे हमारे साथ, किस तरीके से आप चलेंगे, तो इसमें तमाम चीज़ें ना पहले से ही देखी जाती हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो इसी के साथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे प्लानिंग के अंदर, हमने स्टैंडर्ड्स पहले ना सेट कर लेते हैं, दैट आर कॉल्ड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे लोगों ने वो जो प्री डिटरमाइंड हमारे स्टैंडर्ड्स थे, लोगों ने वो अचीव किए या नहीं किए, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स लोगों ने अचीव किए या नहीं किए। इट इज़ एन एम्प्टी एक्सरसाइज फॉर कंट्रोल, और ये क्या एक एम्प्टी एक्सरसाइज होती है फॉर कंट्रोल। प्लानिंग जनरेट्स द नीड फॉर कंट्रोल, प्लानिंग इटसेल्फ इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। प्लानिंग कभी भी अकेली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, जब तक, भाई देखें, अच्छे से अच्छा प्लान बगैर अमल के बेकार होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान वीक कहाँ पर है, पाकिस्तान वीक है अपनी इम्प्लीमेंटेशन पर। तो अगर पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग हो जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान फेल कहाँ जाकर हो जाता है, पाकिस्तान फेल हो जाता है अपनी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान गेट फेल्ड इन इम्प्लीमेंटेशन, द प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान इज वंडरफुल, थस द कंट्रोल इंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग ही दरअसल अमल दरामद का नाम है। अगर प्लानिंग के साथ साथ आपकी कंट्रोलिंग भी अच्छी हो जाए, पाकिस्तान बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि हमारी कंट्रोलिंग अच्छी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक अपनी कंट्रोलिंग को बेहतर करने में नाकाम रहे। ठीक है जी, तो आगे क्या लिख रहा है इसके अंदर, control ensures implementation of plans by its nature. Planning it generates a need for control. Planning itself not self-sufficient. It is an empty exercise for control. The process of control does not direct only the operations of the enterprise towards predetermined standards and objects. अच्छा, अब इसमें ये बता रहा है कि जो कंट्रोल प्रोसेस होता है ये सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेशंस को ही नहीं देखता, बल्कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स पे भी हम कंट्रोल लगाते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और हम रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखें, एक एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी ये होती है कि 1 लाख रुपए लगाकर अगर आपने 10,000 रुपए कमाए तो ये एफिशिएंसी है, लेकिन अगर 1 लाख लगाकर 2,000 रुपए अगर आपने कमाए तो दिस इज इनएफिशिएंसी। तो ये भी आपने देखना होता है। ठीक है जी, okay, the need for control is paramount. The basis of control is precise and timely information in the hands of the managers, gives them opportunity for preventive and corrective action wherever called for. The need for control is paramount to ensure that plans
in fact moving along the predetermined plans, predetermined path with least deviation and disturbance. इसमें हम एक और चीज़ को हम जो है ना कंफर्म कर रहे होते हैं कि हमारे जो प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहे हैं, हमारे प्लान्स अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहे हैं। इस पे भी हम कंट्रोल, यानी कि अभी प्लान हमने जो किया था वो अचीव होने का वक्त अभी नहीं आया है, बट वी आर इन सम वे मिड ऑफ द सिचुएशन। हम अभी इस वक्त दरमियान में हैं, जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, और जहाँ से हम चले थे वहाँ से हम निकल चुके हैं। हमें वाटर पम्प से निकलकर हमें सदर जाना था, हम कहीं वी आर राइट ऑन लालू खेत और गुरु मंदिर साइड। तो अब हम एक जगह से निकल चुके हैं, दूसरी जगह हम पहुंचे नहीं, इन द मिड। हमें क्या इस वक्त तक यही होना चाहिए था, या हम अपनी मकाम से पीछे हैं या आगे हैं? तो अभी 1-2 महीने में जितना अपना टारगेट अचीव करा था, क्या हमने वो कर लिया है? मिसाल के तौर पर 12 लाख रुपए महीने का अगर आपको टारगेट है, और नहीं 12 लाख रुपए सालाना आपका टारगेट है, तो हर साल आपका 1 लाख, हर महीने आपका 1 लाख होना चाहिए ना। 12 लाख रुपए का साल का टारगेट है तो हर महीने 1 लाख होना चाहिए। अगर 3 महीने गुजर चुके हैं और अगर आपने 3 लाख नहीं किए तो इसका मतलब है कि आप पीछे हैं, और अगर आपने 4-5 लाख रुपए कर लिए तो आप अपने टारगेट से बहुत आगे। तो ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है जी। The need for control is paramount to ensure that plans, in fact, moving along with the predetermined path with least deviation and disturbance. Thus, control is measuring and corrective action. It is the action necessary to assure that objectives of plans are being attained, policies and procedures are being followed, and programs are being implemented. ठीक है जी। सब कुछ हमने प्लान में किया था वो सब चीज़ें प्रॉपरली जो उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये भी कंट्रोल का एक मकसद होता है। ठीक है जी। तो कंट्रोल एड्स प्लानिंग। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल मदद करता है प्लानिंग की। ठीक है जी। कंट्रोल प्लानिंग की मदद करता है। कंट्रोल एड्स प्लानिंग इन 2 वेज, 2 तरीके से। इट ड्रॉज अटेंशन टू सिचुएशंस। सबसे पहले तो ये सिचुएशंस पर आपकी अटेंशन को बढ़ा देता है कि भाई यहाँ तवज्जो की जरूरत है, यहाँ पर कमी है, इसको पूरा किया जाए वगैरह वगैरह। इसी के साथ साथ इट प्रोवाइड्स सम ऑफ द डेटा अपॉन विच फ्यूचर प्लान्स कैन बी बेस्ड। और इसके अलावा ये कुछ डेटा प्रोवाइड करता है जिस पर फ्यूचर प्लान्स जो है वो बेस करे होते हैं। एग्जिस्टिंग वंस कैन बी रिवाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड। और एग्जिस्टिंग जो होते हैं उसको रिवाइज भी किया जा सकता है और स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है। अगर कंट्रोल में हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर कमी है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे ना, हम उसको रोकेंगे और उसको हम रिवाइज करेंगे भाई इसको दोबारा से प्लानिंग करते हैं, स्टार्ट शुरू से करते हैं। थस वी कैन से दैट प्लानिंग इज एन एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग। सारी प्लानिंग बेकार है अगर आपके पास क्या नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं। तो सारी प्लानिंग आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। एक ब्रेक इवन एनालिसिस का हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ये 2 सवाल आज हमने पढ़े, ये दोनों सवाल अहम है, दोनों याद कीजिएगा। और मैं वेट करूंगा आपका। आप लोग जो इस वक्त क्लास में हमारे नहीं भी हैं उनको ये मेरा पैगाम, आप नहीं, आप सबकी बेटा जिम्मेदारी है। आप सबको मेरा पैगाम दीजिएगा कि अगली क्लास हमारी फिजिकल होगी, कोचिंग में आप आएंगे, मैनेजमेंट की तमाम क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो लेकर आएंगे। लॉ के भी आप वो सवालात जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो भी सारे आप लेकर आएंगे। ठीक है जी। ओके, लाभ सर।